हेलो दोस्तों, आज है संडे और संडे के दिन हम क्या करते हैं। हम संडे के दिन वीकली करंट अफेयर रिवाइज करते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम अप्रैल मंथ के 4th वीक की करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। और यह 26 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक की करंट अफेयर है। और इस वीक में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, हम उन सभी के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 शुरू हुआ। तो वरुण 2021 ये जो अभ्यास है किन देशों के बीच में हुआ है। तो यह भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में। और चलिए बात करते हैं कि इसका कौन सा संस्करण हुआ है। तो ये जो अभ्यास है वरुण 21, तो इसका यह 19वां संस्करण हुआ है। यह हमेशा ही भारत और फ्रांस के बीच में होता है और यह अरब सागर में हुआ है। और इसकी बात करें कि क्या हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में कोई अन्य जो अभ्यास है वो हुए हैं। तो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट 21, इसका नाम क्या है, एक्स डेजर्ट नाइट 21। तो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास हुआ है और यह राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। और बात कर लेते हैं कि क्या भारत और फ्रांस के बीच में क्या अन्य अभ्यास भी होते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुण और गरुड़ ये तीनों अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। तो वरुण अभ्यास 2021 हाल ही में अरब सागर में हुआ है। इसका 19वां संस्करण इस साल 2021 में हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि 24 अप्रैल को जो पंचायत दिवस है वो मनाया गया है। 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस मनाया गया है। तो इस अवसर पर क्या किया जाता है कि जो देश की या राज्य की जो सबसे अच्छी ग्राम पंचायत होती हैं तो उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत है उसको पुरस्कार दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसमें उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2021 मिला है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर है असम और छत्तीसगढ़। और असम और छत्तीसगढ़ ये दोनों ही दूसरे स्थान पर हैं और ओडिशा और तमिलनाडु ये दोनों राज्य तीसरे स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश मैप में यहाँ पर है और इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर की तरफ है ये उत्तराखंड, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, फिर ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो इस तरह से 8 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। भारत के किस राज्य में 10,000 दर्शक क्षमता वाला सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो किस राज्य में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और यह विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। तो हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और जो इसकी ऊंचाई है वह लगभग 11,000 फीट होगी। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर यह है हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी क्या है, शिमला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। निम्न में से किस राज्य में भयानक जंगल की आग लगी है। तो हाल ही में मिजोरम राज्य में जंगल में आग लगी हुई है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्या हुआ कि जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी। तो केंद्र सरकार ने वायुसेना के जो दो जहाज़ों को वहाँ पर आग बुझाने के लिए भेज दिया है। और उन जहाज़ों के नाम क्या हैं, जहाज़ों के नाम है MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। तो ये 2 हेलीकॉप्टर हैं और इनको आग बुझाने के लिए वहाँ पर भेज दिया गया है।
और इन 2 हेलीकॉप्टरों में बॉम्बी बाल्टी लगी हुई है, जिसकी सहायता से ये जो आग है वो बुझाई गई है। तो चलिए मैं इसको आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है बॉम्बी बाल्टी, और इस बाल्टी की सहायता से हम कहीं से भी पानी भर सकते हैं और इस तरह से पानी भर करके ले जाएंगे, और जहाँ पर भी आग लगी हुई है उस आग को हम ऐसे बुझा देंगे। यहाँ पर देखिए ये हेलीकॉप्टर है और यहाँ पर ये बॉम्बी बाल्टी है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को इस तरह से एक साथ फेंक देती है। तो इससे क्या है कि जो आग है वो बुझ जाती है। तो मिजोरम राज्य में हाल ही में आग लगी हुई थी और भारतीय वायुसेना के जो जहाज़ हैं वो यहाँ पर भेजे गए थे आग बुझाने के लिए। मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मैप में अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यहाँ पर ये सबसे नीचे की तरफ है मिजोरम, और यह अगर बात करें तो ये बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है और साथ में इधर की तरफ म्यांमार के साथ। मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, और यहाँ के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-2022 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो 10 लाख नल जल कनेक्शन, तो यानी 1 साल के अंदर वो 10 लाख नल प्रदान करेगी। तो इस राज्य सरकार का नाम है गुजरात। गुजरात जो है 10 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करेगी। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर है गुजरात, जिसकी जो समुद्री सीमा है वो सबसे अधिक है, और यहाँ की राजधानी क्या है? गांधीनगर, और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? विजय रूपानी, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो इस तरह की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुल इस तरह के 30 क्वेश्चन हैं, और उसके बाद हमारे पास 15 वन लाइनर क्वेश्चन है। तो कुल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? कुल क्वेश्चन 45 हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है अगर इस वीक की बात करें तो ये तो 45 क्वेश्चन है, और इसके साथ में हमारे पास क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं। इम्पोर्टेंट डेज, तो इम्पोर्टेंट डे के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम 15 वन लाइनर क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो इस तरह के फॉर्मेट में ही होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इस तरह के हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हाल ही में किस बैंक के एमडी और सीईओ, एमडी क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो किस बैंक ने एमडी और सीईओ उनका कार्यकाल कितने वर्ष का हो सकता है, इसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एमडी और सीईओ के लिए कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इनका जो कार्यकाल है अब वो अधिकतम 15 वर्ष का हो सकता है। तो अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? 15 वर्ष का। और इसमें एक और दिशा निर्देश है कि जो इनकी नियुक्ति है वो हर 3 वर्ष के बाद की जाएगी। इनकी नियुक्ति हर तीसरे वर्ष की जाएगी। और तो यही इम्पोर्टेंट है इसमें। आगे देखते हैं, आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है, और वह इसका 86वां स्थापना दिवस है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और इन 4 में से अभी 3 ही कार्यरत हैं, क्योंकि जो एक है उनका क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया है। आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आदित्य L1 मिशन यह है जो इसरो है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। तो इसरो का आदित्य L1 मिशन है, और यह किससे संबंधित है? यह सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। तो हाल ही में ये जो मिशन है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो जिस तरह से ये सूर्य है, ये क्या है? सन, और सन के चारों ओर इस तरह से जो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान है ये इस तरह से सूर्य के यहाँ पर चारों ओर चक्कर लगाएगा और सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा। तो जब अध्ययन करेगा तो इससे कुछ डेटा हमें प्राप्त होगा, इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट भी किया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो हाल ही में ये इसी वजह से चर्चा में है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो जो सर्विस सेंटर है उसका नाम क्या है? आदित्य L1 सपोर्ट सेल, ये सर्विस सेंटर का नाम है। और
ये जो सर्विस सेंटर हैं किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? यह है इसरो, ISRO इसरो और ARIES ARIES। तो ये जो सर्विस सेंटर हैं ये इसरो और ARIES के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और इसरो के बारे में तो आपको पता होगा। और ARIES का मतलब क्या है? यह है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज। हाल ही में किसने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल, ये जो पाइथन 5 मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि ये आर्म मिसाइल है। आर्म का मतलब एयर टू एयर मिसाइल। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक लड़ाकू विमान है और इसका नाम क्या है? इस लड़ाकू विमान का नाम है तेजस। ये जो तेजस विमान है ये किसके द्वारा बनाया गया है? यह इंडिया का विमान है। तेजस विमान जो है ये किसका विमान है? इंडिया का विमान है। और इंडिया की किस कंपनी के द्वारा यह बनाया गया है? इंडिया की HAL हाल कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। अगर हम पाइथन 5 की बात करें तो यह इजराइल के द्वारा बनाई गई मिसाइल है। और अगर इजराइल में भी बात करें, इजराइल की किस कंपनी के द्वारा यह बनाई गई है? तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, तो इसके द्वारा ये पाइथन 5 मिसाइल बनाई गई है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि इसका जो मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है। और इसका जो परीक्षण है वो किस संस्था ने किया है? तो इसका जो परीक्षण है वो DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए ये पाइथन 5 जो मिसाइल है चर्चा में है। अब हम DRDO के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और 1958 में ही आपको बता दें कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसकी भी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं DRDO के वो कौन है? अविनाश चंद्र। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? G सतीश रेड्डी। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। चलिए DRDO के बारे में एक क्वेश्चन और है कि निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किए हैं? तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड किसने बनाए हैं? तो ये DRDO ने बनाए हैं। ये यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ये जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा? इनका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के इंजन में किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, भारत साल 2020 में हुए सैन्य खर्चों में कौन से स्थान पर है? तो जो सेना पर खर्चा किया गया है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, तो सैन्य खर्चे के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है चाइना। दूसरे स्थान पर है चाइना। और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा दी गई है? यह रिपोर्ट सिप्री के द्वारा दी गई है, SIPRI। यह रिपोर्ट सिप्री के द्वारा दी गई है जिसमें भारत का सैन्य खर्चों के मामले में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर है चाइना। सिप्री की फुल फॉर्म जान लेते हैं। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने ये जो रिपोर्ट दी है इस रिपोर्ट का नाम क्या है? सैन्य खर्च डेटाबेस, ये रिपोर्ट का नाम है। और इस रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर है, अमेरिका पहले पर है, चीन दूसरे पर है, भारत तीसरे पर है, रूस चौथे पर है और यूनाइटेड किंगडम यानी UK पाँचवें स्थान पर है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP का अनुमान कितने % तक बढ़ाया? तो ADB ने जो भारत की GDP फाइनेंशियल ईयर 2022 में रहने वाली है इसका अनुमान कितने % लगाया है? इसका अनुमान 11% लगाया है। और ये जो 12.5% है ये किसका अनुमान है? यह IMF का अनुमान है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये जो 12.8% है ये किसका अनुमान है? यह फिच रेटिंग का अनुमान है, फिच रेटिंग। और 10.1% ये किसका अनुमान है? यह वर्ल्ड बैंक का अनुमान है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो अनुमान है ये केवल अप्रैल के महीने में ही लगाए जाते हैं क्योंकि जो वित्त वर्ष है यानी फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगली साल की मार्च तक जाता है। तो ये मार्च के महीने में ही अनुमान लगाए जाते हैं। तो जो ADB है उसने 11%
जीडीपी का अनुमान लगाया है और आईएमएफ ने 12.5%, फिच रेटिंग ने 12.8% और वर्ल्ड बैंक ने 10.1%। ये चारों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ अन्य रेटिंग्स भी दी हैं जिनका अनुमान अन्य कंपनियों के द्वारा लगाया गया है। तो इसमें जो मुख्य हैं वो कौन कौन सी हैं? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके बाद फिच रेटिंग और उसके बाद हम कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुमान है जीडीपी के। तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? फिलीपींस में है। फिलीपींस की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? मनीला। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। इसकी कैपिटल है मनीला। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? मासात्सुगु असाकावा। मासात्सुगु असाकावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो यहाँ देखिए, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। तो इस रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 49। और इसके देखो नाम से ही पता चलता है ये किस लिए दिया जाता है। यह गवर्नमेंट की नीतियों के लिए दिया जाता है कि किस देश की गवर्नमेंट कितनी सक्षम है अपने निर्णय को लेने के लिए, तो और वह किस तरह का नेतृत्व करती है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो 49 है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पर है फिनलैंड। भारत का स्थान है 49 और इसमें कुल मिलाकर के 104 देशों ने भाग लिया है और यह सरकार की क्षमताओं के बारे में बताता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। हाल ही में किस देश की पनडुब्बी 53 सदस्यों सहित गायब हो गई है? तो ये जो पनडुब्बी है यह नहीं मिल पा रही है और इसमें भारत ने इसमें हिस्सा लिया है इस पनडुब्बी को ढूंढवाने के लिए। तो यह पनडुब्बी किस देश की है? यह इंडोनेशिया की पनडुब्बी है और भारत ने इसके रेस्क्यू मिशन में भाग लिया है। तो ये जो पनडुब्बी है इसका नाम क्या है? इस पनडुब्बी का नाम है KRI नानगाला 402। तो ये जो पनडुब्बी है यह लापता हो गई है। इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। हाल ही में कौन वाइल्ड इनोवेटर्स अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है? यह कृति करंत को मिला है। हाल ही में एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा। और ये जो एसिक्स कंपनी है ये क्या बनाती है? यह फुटवियर बनाती है जो स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। वैन ह्यूजन। तो वैन ह्यूजन का ही एक सब ब्रांड है जिसका नाम है डेनिम। तो डेनिम की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो डेनिम की ब्रांड एम्बेसडर बनी है जैकलिन फर्नांडिस। किस अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हो गया जो अपोलो 11 मिशन के क्रू सदस्य रहे हैं? तो ये जो अपोलो 11 मिशन है यह नासा का मिशन है जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो जो अपोलो 11 मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर गए थे, तो उनका नाम क्या क्या है? ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे नंबर पर ये हैं, इनका नाम है माइकल कॉलिंस और तीसरे स्थान पर है ये बज एल्ड्रिन। तो जो माइकल कॉलिंस है इनका हाल ही में निधन हो गया है। जैसे ये है चंद्रमा और ये था इनका अपोलो 11 विमान। ये है अपोलो 11 विमान इनका यहाँ पर। तो जो विमान है विमान से उतर करके केवल 2 ही अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। पहले नंबर पर कौन है? ये हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे वाले कौन है? बज एल्ड्रिन। और जो तीसरे वाले थे जिनका नाम है माइकल कॉलिंस, यह इस तरह से यान के अंदर ही रह करके चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे थे। तो हाल ही में माइकल कॉलिंस का निधन हो गया है। किस देश ने अपने मंगल रोवर को झुरोंग नाम दिया है? इसका नाम क्या है? झुरोंग। तो मंगल रोवर का जो नाम है वो झुरोंग नाम किसने दिया है? यह नाम दिया है चीन ने। और आपको बता दें कि जुलाई 2020 में चीन ने अपना मंगल मिशन भेजा था और यह
फरवरी 2021 में मंगल की सतह के चारों ओर इस तरह से चक्कर काटने लगा था। और जो चाइना ने अब क्या करेगा कि जो यह जो विमान है जो मंगल की सतह के चारों ओर मंगल की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसका जो रोवर है वो जो मंगल की सतह है इस पर उतारा जाएगा। तो इसका जो रोवर है मंगल की सतह पर उतारा जाएगा और उस रोवर का नाम क्या है? उस रोवर का नाम है झुरोंग। तो जुलाई 2020 में मंगल मिशन रवाना किया गया था और यह फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंचा और मई 2021 में जो इसका जो रोवर है वो मंगल की सतह पर उतारा जाएगा। और ये जो रोवर है इसका नाम क्या है? झुरोंग। चीन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? तो ये रोबोट का नाम क्या है? NEO-01। तो ये रोबोट है और इसका काम क्या है? ये रोबोट क्या करेगा? यह क्लियर करेगा। क्लियर का मतलब साफ करेगा, स्पेस यानी अंतरिक्ष, और डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। तो ये रोबोट स्पेस के यानी अंतरिक्ष के मलबे को क्लियर करेगा, साफ करेगा। और अंतरिक्ष के मलबे को ये किस तरह से क्लियर करेगा? जैसे ये है पृथ्वी और ये है रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा और जो भी अंतरिक्ष में मलबा है, जैसे जो रॉकेट के द्वारा पीछे छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर इस तरह से एक जाल फेंकेगा और जाल में ये जो मलबा है ये फंस जाएगा। और जाल में जैसे मलबा यहाँ फंस जाएगा तो क्या करेगा? यह विद्युत की सहायता से इस मलबे को यहाँ पर नष्ट कर देगा। तो NEO-01 ये जो रोबोट है ये किस देश का रोबोट है? तो यह चीन का ही रोबोट है। तो यह अंतरिक्ष की सफाई करेगा। ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस को। तो ऑस्कर पुरस्कार 2021 इसमें जो डायरेक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? क्लो झाओ को नोमैडलैंड फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म कौन सी है? बेस्ट फिल्म है नोमैडलैंड। और बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर कौन है? एंथनी हॉपकिंस। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। और जो बाफ्टा पुरस्कार 2021 है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके बारे में हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ये जो पुरस्कार हैं, जैसे क्लो झाओ डायरेक्टर, फिल्म कौन सी है? नोमैडलैंड, अभिनेता कौन है? एंथनी हॉपकिंस, और अभिनेत्री कौन है? फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। तो ये जो पुरस्कार हैं मतलब कि सेम ही व्यक्ति को दिए गए हैं, तो ये याद करने आसान पड़ जाएंगे। जैसे बेस्ट फिल्म कौन सी है? नोमैडलैंड। यहाँ पर भी जो बेस्ट फिल्म है वो नोमैडलैंड ही है। उसके बाद जो डायरेक्टर हैं क्लो झाओ, यहाँ पर भी क्लो झाओ हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो बेस्ट अभिनेता हैं एंथनी हॉपकिंस, तो एंथनी हॉपकिंस यहाँ पर भी बेस्ट अभिनेता हैं। और जो बेस्ट अभिनेत्री हैं वो कौन है? फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, यानी ये जो चारों के चारों नाम है वो रिपीट हैं। फिल्म भी वही है, लेकिन जो ब्रिटिश फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, उसका नाम क्या है? प्रॉमिसिंग यंग वुमेन। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में फिल्म का पुरस्कार दिया जाता है। तो ब्रिटिश फिल्म कौन सी है बेस्ट? तो वो है प्रॉमिसिंग यंग वुमेन। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? नोमैडलैंड। भारतीय महिला टीम ने कहाँ पर आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? तो हाल ही में भारतीय महिला टीम ने ग्वाटेमाला, जो एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, यहाँ पर आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। और तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है। तो ग्वाटेमाला की लोकेशन जान लेते हैं। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इसकी बात करें तो इसमें ग्वाटेमाला कहाँ पर है? तो इसमें ग्वाटेमाला यहाँ पर है, ये है मैक्सिको के नीचे ग्वाटेमाला। किसने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो ये जो बार्सिलोना ओपन खिताब है यह टेनिस से संबंधित है और यह किसने जीता है? यह जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर कौन सा देश बनाएगा? तो
यहाँ पर सुपर कंप्यूटर बनाने की बात कही गई है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है यह जलवायु के अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी मौसम के पूर्वानुमान के लिए, और जो बाढ़ आती हैं या चक्रवात आते हैं उनके भी पूर्व अध्ययन के लिए सुपर कंप्यूटर कौन सा देश बनाने वाला है, और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होगा। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने सुपर कंप्यूटर बनाने की बात कही है। और जो जापान है, जापान में चक्रवात काफ़ी मात्रा में आते हैं, तो जापान भी एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है और उसका नाम क्या है, फूगाको। तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा, जो एक बीमारी है जिससे क्या होता है, जिससे मनुष्य अंधा हो जाता है, तो ट्रैकोमा को समाप्त करने की मान्यता दी है। तो यानी किस देश में जो ट्रैकोमा बीमारी है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो इस देश का नाम है गाम्बिया। और जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इस देश में ट्रैकोमा का एक भी मरीज अब नहीं है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाम्बिया को ट्रैकोमा मुक्त कर दिया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो कौन है, टेड्रोस अधानोम। किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने जो भारतीय लोग हैं वो मालदीव में नहीं ठहर सकते, क्योंकि जो भारत में कोरोना के मामले हैं वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय लोगों को मालदीव में रुकने से रोक लगा दी है। तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है, माले, और मुद्रा है यहाँ की मालदीवियन रुपया, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। भारत में तकनीक आधारित स्टार्टअप। तो स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, जैसे हम कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हम तकनीक का इस्तेमाल कर पाएँ। तो तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने सिंगापुर के साथ समझौता किया है तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। निम्न में से कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम का हिस्सा बना है? तो इसका मतलब समझते हैं, नेट जीरो प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर का मतलब किसी चीज़ को बनाना। तो यहाँ पर किसके बनाने की बात कही गई है? यहाँ पर जो कार्बन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, तो कार्बन का जो उत्सर्जन है वो जीरो हो। तो नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम का हिस्सा कौन सा देश बना है? तो हाल ही में सऊदी अरब नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम का हिस्सा बना है। हाल ही में किसने 50 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए वैश्विक टीकाकरण रणनीति की घोषणा की? तो 50 मिलियन लोगों की जान बचाने के लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने 50 मिलियन लोगों को टीकाकरण प्रदान करने की बात कही है। ये जो 50 मिलियन लोग हैं उनमें ये जो टीका है ये किससे संबंधित होगा? यह टीका संक्रमण रोगों से संबंधित होगा और यह टीका खसरा, पीला बुखार और डिप्थीरिया इन जैसी बीमारियों से लड़ने में ये मदद करेगा। तो इसके बारे में हम जान ही चुके हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है? तो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भारत और रूस के बीच में हुआ है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो भारत के 2 मंत्री रहेंगे और इसमें रूस के 2 मंत्री रहेंगे, और यह क्या है, मंत्रियों के बीच में संवाद है, यानी मंत्रियों के बीच में आपस में बैठक हुई है और आपस में बातचीत हुई है। तो इसमें भारत के विदेश मंत्री और जो रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री का नाम क्या है, एस जयशंकर, और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो इसी तरह से जो रूस के विदेश मंत्री होंगे और जो रूस के रक्षा मंत्री होंगे वो इसमें भाग लेंगे।
तो भारत की तरफ से 2 व्यक्ति और रूस की तरफ से 2 व्यक्ति, तो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भारत और रूस के बीच में हुआ है। हाल ही में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है अर्जुन कल्याण। तो ये 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं, जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। तो ये जो शतरंज होता है यह 2 खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है और इसमें चेकमेट, किंग, बिशप और कैसलिंग इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, हमने 30 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? 15 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, हाल ही में किसने जस्टिस NV रमन्ना को देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ दिलाई है? तो जस्टिस NV रमन्ना ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और इनका जो नंबर है, इनका नंबर कितना है? 48। और इनको शपथ किसने दिलाई है? तो इनको शपथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो नियुक्ति से संबंधित हैं। नियुक्ति, तो कोलकाता उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसने शपथ ली है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय में श्री राजेश बिंदल ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो इनका नाम है रेखा मेनन। सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कमांडिंग अधिकारी हैं और इनका नाम क्या है? वैशाली हिवासे। हाल ही में किसे वित्त सचिव के रूप में चुना गया है? तो वित्त सचिव TV सोमनाथन बने हैं। तो ये क्या है? नियुक्ति से संबंधित सवाल हैं। किसकी कहाँ पर नियुक्ति की गई है? अब यहाँ पर शोक समाचार हैं, कुछ शोक समाचार। तो हाल ही में राजन मिश्रा की मृत्यु हो गई है और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है संगीत से, यानी इनका संबंध है म्यूजिक से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मोहन M शांत नागौदर का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनका नाम क्या है? जस्टिस मोहन M शांत नागौदर। तो इस पर क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? इस पर क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि ये जो मोहन M शांत नागौदर है, इनका संबंध किससे है? तो उसमें ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से या उच्च न्यायालय से या किसी जैसे और भी कोई संस्थान का नाम आ सकता है, जैसे DRDO या ISRO। तो हमें क्या चुनना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। तो मनोज दास का निधन हो गया है और ये कौन है? ये है लेखक हैं। तो प्रश्न इसका इसी तरह से आएगा कि मनोज दास किस क्षेत्र से संबंधित हैं, और उसमें ऑप्शन इस तरह से होगा कि बताइए कि क्या ये लेखक हैं, या उसमें हो सकता है कि ये वैज्ञानिक हैं, या तीसरा हो सकता है कि राइटर हैं, क्या ये लेखक हैं। मतलब ये तो पहले ही आ चुका है, तो इसमें कोई अन्य होगा, यानी ये क्या गीतकार हैं? गीतकार। तो इस तरह से ही 4 ऑप्शन होंगे और उसमें हमें एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो मनोज दास हैं लेखक, ये जो शांत नागौदर हैं ये न्यायाधीश हैं, और ये जो राजन मिश्रा हैं ये कौन है? संगीतकार। और वामन भोसले ये कौन है? फिल्म संपादक है, यानी फिल्म एडिटर है। ये फिल्म को एडिट करते हैं, यानी जब बाद में फिल्म बन जाती है तो कौन सा सीन लेना है या कौन सा सीन काटना है, तो उसको एडिट कौन करता है? वामन भोसले। तो आगे देखते हैं मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD का निधन हो गया है और इनका नाम क्या है? जगदीश खट्टर। कृष्णमूर्ति संथानम, इनका निधन हो गया है और यह एक वैज्ञानिक थे और कवि हैं जिनका नाम क्या है? दादू दान गढ़वी। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनको वर्ष 2021 में ही पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कवि का नाम है दादू दान। हाल ही में किसने वेयर अबाउट टाइटल से अपना उपन्यास लॉन्च किया है? तो इस हफ्ते ये 2 किताबें लिखी गई हैं। पहली किताब है वेयर अबाउट, तो ये किसकी है? झुम्पा
लाहिड़ी, और दूसरी किताब है द लिविंग माउंटेन, यानी जो पर्वत है वो जीवित है। तो द लिविंग माउंटेन यह किसकी किताब है? यह अमिताभ घोष की किताब है। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनको प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। तो चलिए, हमने अब क्या कर लिया है, हमने 30 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, उसके साथ में 15 वन लाइनर क्वेश्चन बन लिए हैं, और लास्ट में अब हमें जो इम्पोर्टेंट डेज हैं इस वीक के, उनके बारे में स्टडी करनी है। तो यहाँ पर देखिए, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है, और इसकी थीम क्या है? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और उसके बाद 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, और इस बार की थीम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज़ टू मार्केट। और उसके बाद विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। हाल ही में यह अप्रैल के अंतिम महीने में मनाया गया है, और इस बार की थीम क्या है? टीके हमें करीब लाते हैं। और 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस, जो लेबर होती है, अगर उनकी काम के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उन्हीं की याद के लिए श्रमिक स्मृति दिवस मनाया जाता है, और यह 28 अप्रैल को मनाया गया है। और इस बार की थीम है स्वास्थ्य और सुरक्षा एक मौलिक श्रमिक अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये डांस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और इस बार का जो थीम है वो क्या है? नृत्य का उद्देश्य है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और आज शाम को हम क्या करेंगे, आज शाम को हम जो अप्रैल मंथ की करंट अफेयर है उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन ही हम पढ़ेंगे, और उसका एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।